आज हमारे साथ हैं मिस्टर दिमन शाह, सीनियर फंड मैनेजर फ्रॉम आईटीआई म्यूचुअल फंड। मिस्टर शाह को 27 सालों का एक्सपीरियंस है इक्विटीज़ को मैनेज करने का। यहाँ से पहले वो प्रिंसिपल और एचएसबीसी म्यूचुअल फंड में थे। मिस्टर शाह मैनेज करते हैं फोकस्ड, फ्लेक्सी, स्मॉल एंड मल्टी कैप स्कीम्स ऑफ आईटीआई। वेलकम दिमन जी हमारे शो में। आज हम बैठे हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आईटीआई का एक नया फंड लॉन्च हो रहा है, लार्ज एंड मिड कैप फंड। उसके बारे में हमें थोड़ा सा इंसाइट चाहिए, तो हम स्टार्ट करें। कैन यू गिव अस अ ब्रीफ अबाउट द आईटीआई म्यूचुअल फंड एंड हाउ डू यू स्टैंड आउट इन दिस होल एएमसी इंडस्ट्रीज? सर, AMC as such is a very high operating leverage business. जब एक AUM बन जाता है एक AMC का, उसके उपरांत जब भी आप सब स्कीम्स आपकी अच्छी परफॉर्म करने लगती है, उसके बाद पैसा ही पैसा है। इसलिए AMC एक्चुअली एक लंबी दौर की रेस है। वो झटपट या 100 मीटर का डैश नहीं है। इसमें इनके पीछे जो भी प्रोमोटर्स रहते हैं, कोई भी AMC हो, इसके पीछे बहुत ही अलर्ट और बहुत ही अच्छी तरह उनका बैकिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा या डीप पॉकेट्स नहीं होंगे प्रोमोटर के, तो ये बिजनेस कुछ दुकान खोल ली आपने और कल बंद कर दी, वैसा नहीं हो सकता है। इससे मतलब ब्रांड इक्विटी, गुडविल, डीप पॉकेट्स, ये सब रहना ज़रूरी है। तब जाके ये आईटीआई AMC मिस्टर सुधीर वालिया ने फ्लोट किया है। सुधीर भाई का इंटरेस्ट काफ़ी सारे बिजनेसेस में है, गोल्ड फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, उनका बड़ा बिजनेस ARC भी है, जहाँ वो रियल एस्टेट में फंडिंग करते हैं। और इतने सारे बिजनेसेस संभालने के उपरांत ये AMC में भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। और इनका बैकग्राउंड ये है कि ये दिलीप सांघवी साहब, जो सन फार्मा के प्रमोटर है, उनके ब्रदर इन लॉ है। ओके। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अलग अलग बिजनेसेस के है। तब जाके इन्होंने ये जंप मारा है। और इन्होंने काफ़ी हद तक ये भी कहा है कि मैं AMC बिजनेस को जितना बैकिंग लगेगा, मैं वो बैकिंग करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया सर। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। आईटीआई म्यूचुअल फंड ने एक स्कीम लॉन्च की है, लार्ज एंड मिड कैप जी। बट इस एरा में जहां पर अभी पिछले 6 महीने से सिर्फ थीमेटिक फंड्स ही लॉन्च कर रहे हैं सारी AMCs, वहां पर आपने ये ट्रेडिशनल कैटेगरी में कैसे सोचा लॉन्च करने के लिए, और क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आती हैं? इसके 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि लार्ज एंड मिड कैप एक सिंगल कैटेगरी है जहाँ हमारा प्रेजेंस नहीं है, जो ट्रेडिशनल स्कीम्स है उसमें। राइट। हमारे पास स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी है, मल्टी है, लार्ज कैप है। पर जो एक मात्र फंड रह गया था इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो था लार्ज एंड मिड कैप। परफेक्ट। अब काफ़ी जनों ने ये भी दोहराया और ये भी प्रश्न पूछे कि ये लार्ज एंड मिड कैप का टाइमिंग फिलहाल क्यों? हमारा मानना है कि काफ़ी सारे लार्ज कैप फंड्स जो लार्ज एंड मिड कैप इसीलिए क्योंकि आने वाले समय में जो IPOs आएंगे, उसमें काफ़ी सारे क्वालिटी नेम्स होंगे मिड कैप में। और तो इससे बहुत ही अच्छा नई कंपनीज मिलने का संभावना है और काफ़ी अच्छी मिड कैप कंपनीज मिल सकती है निवेशकों के लिए एक नए दौर की तरह देखने के लिए। तो ये मिड कैप का कारण है। लार्ज कैप का कारण ये है कि जो भी ग्लोबल काफ़ी पेन से अभी जो जियोपॉलिटिकल कारण चल रहे हैं, वो अलग अगर आप 1 मिनट साइड पे रखें, तो काफ़ी सारा केपेक्स, काफ़ी सारा पॉलिसी डिसीजंस, काफ़ी सारा ग्रोथ
जो नहीं आया था अब तक, क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम्स चालू थे, कोविड हुआ, वो सब थोड़ा स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है। और वो स्टेबलाइज होते होते हमें लगता है कि यहाँ पे एक बार अर्निंग्स का वापस पुल बैक आ सकता है, जो मीन रिवर्जन कहते हैं। तो ये होने से एक राउंड लार्ज कैप में भी री रेटिंग हो सकता है। तो दोनों का अगर मिश्रण करें तो हमें लगता है कि इन्वेस्टर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, और शायद हमारा टाइमिंग भी ठीक है, क्योंकि बाजार साइडवेज है करेक्ट। पर आज की डेट पे जब हम देखते हैं तो लार्ज कैप हमें थोड़ा सा सस्ता दिखता है एज कंपेयर टू मिड कैप। सो आप इसका बैलेंस कैसे करेंगे इस फंड में, क्योंकि इन्वेस्टर तो अपने फंड की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इसका कारण काफ़ी हद तक कैटेगरी में ही छुपा हुआ है। लार्ज कैप अगर आप देखें तो काफ़ी सारे बिजनेसेस ग्लोबल फेसिंग हैं, और जो भी मिड कैप बिजनेसेस है वो काफ़ी डोमेस्टिक फेसिंग है। डोमेस्टिक अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हद तक सही चल रहा है, और इंडिया ऐसा अनुमान है, और ये ग्लोबल लीडर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ जी। और इनका अनुमान है कि आने वाले समय में भी जो इंडिया ने लास्ट 10 साल में डॉलर रिटर्न्स दिया है वो बेस्ट दिया है ग्लोबली। लास्ट 5 साल में भी अगर आप डॉलर रिटर्न्स निकालें तो इंडिया का बेस्ट निकल के आ रहा है। जहाँ दुनिया को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, वहाँ कुछ हद तक और काफ़ी हद तक इंडिया के अच्छे समय की हमें उसको एंजॉय करने के लिए हमें काफ़ी ये रहता था, वो काफ़ी हद तक अब मेरे को लग रहा है कि इंडिया का अच्छा टाइम आने लगा है। जी। काफ़ी सारे कारण हैं, इंफ्रा, इंटरेस्ट कॉस्ट, अपना डेमोग्राफिक्स, और काफ़ी हद तक काफ़ी जो चाइना में तहस महस चालू है, और उसका ऑल्टरनेट अगर देखा जाए तो जो पोजीशन इंडिया की है वो शायद ही किसी कंट्री की है। ये क्यों है? अपना डेमोग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है, अपना लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सक्षम है, अपना पूरा टैलेंट जो यंग पॉपुलेशन बोला जाता है वो भी काफ़ी सक्षम है, और आने वाले जो लास्ट पॉलिसीज़ है, रिफॉर्म्स है, वो भी काफ़ी प्रोत्साहित है और प्रोग्रेसिव है। सो ये सब कारण मिलके मुझे लगता है कि जो ग्रोथ रहेगा 6.5-7% इकोनॉमी का जीडीपी, वो आने वाले समय में भी बरकरार रहेगा। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड विल नॉट हैव एन ऑप्शन। बट सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी। कि वर्ल्ड में इस समय काफ़ी टर्मोइल है, 2-3 जगह कंट्रीज में फाइट चल रही है, कुछ तैयारी में है। तो उसको देखते हुए इंडिया पर, ऑल्दो इंडिया अपनी जगह स्टेबल है, वहाँ पर ग्रोथ भी है, डिमांड भी है, कंजम्पशंस भी है, बट जब हम वॉलेटिलिटी देखते हैं बाहर की देशों की, तो उससे इंडिया कितना इम्पैक्ट होगा? इंडिया इम्पैक्ट होगा, पर इसके एक हार्ड असर है और एक अच्छी असर है। हार्ड असर पे आए तो ये ऑयल या एनर्जी बास्केट जो कहते हैं, वो उसका प्राइसिंग वाहियात नहीं होना चाहिए, यानी वो बढ़ के वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए। अगर ये है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारा इंपोर्ट अगर आप देखें तो ये 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 इज एनर्जी, राइट, यानी कोकिंग कोल, थर्मल कोल, ऑयल वगैरह वगैरह, गैस। तो ये अगर वॉलेटाइल हुआ तो हमारा ग्रोथ इम्पैक्ट होगा, पर अगर ये वॉलेटाइल नहीं हुआ तो हमारा ग्रोथ काफ़ी बरकरार रहेगा। और इसकी जो बेटर असर है या गुड साइड इफ़ेक्ट है, हम अगर ये देखें तो हम और जुड़ रहे हैं सप्लाई चेन में ग्लोबली। ओके। अब एक ही मिसिंग पीस है, अगर हमारी सक्षमता देखें और हमारे कैपेबिलिटीज़ के अनुसार अगर देखें तो ये एक हमें लगता है कि जो सेमीकंडक्टर की कमी रह गई है, हाँ, वो भी आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। ये जुड़ने से हमारा काफ़ी प्रोग्रेस होगा एट अ वर्ल्ड स्टेज। जैसे कि कुछ 4-5 साल पहले हम 100-200 बिलियन डॉलर्स का मोबाइल इंपोर्ट करते थे, और 1-2 साल आने वाले में
हम $100-200 बिलियन के मोबाइल एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इतनी बड़ी प्रोग्रेस हुई है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होने जा रहा है। और आज एप्पल के सीईओ कहते हैं टिम कुक कि अगर इंडिया नहीं ग्रो होगा तो शायद हमारा ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। राइट। वो ये भी कह रहा है कहीं ना कहीं कि हमारे इतने फायदे होने के बावजूद एक इंडिया में कंजम्पशन स्टोरी है, वो भी काफ़ी बड़ी है। और हमारा कंज्यूमिंग मार्केट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्लोबली। आज अगर आप देखें तो अफ्रीका इतना सक्षम नहीं है, यूरोप अपने प्रॉब्लम्स में पड़ा हुआ है, यूएस ऑन एंड ऑफ है। अगर ब्याज के दर अगर वहाँ कम होते हैं तो थोड़ा वापस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा। पर ये सारे नज़ारिए में अगर एक कंट्री आप मान के देख लो कि जहाँ सब सही चल रहा है, वो है भारत, वो है। सो इंडिया का काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ग्रोथ स्टोरी बरकरार रहेगा। और अगर ये बरकरार रहेगा तो उसका नेचुरल कॉरोलरी और नेचुरल पॉजिटिव इम्पैक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर पे आना अनिवार्य है। आज ही न्यूज़ आई है कि गूगल भी अपना पिक्सल की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में शुरू कर रहा है। करेक्ट। तो वो कोई उनको ओवरनाइट भारत से प्रेम जाग उठा या ऐसा कुछ नहीं है। उनको दिख रहा है कि धीरे धीरे भारत पूरा सप्लाई चेन अट्रैक्ट कर रहा है, इधर टैलेंट अवेलेबल है, और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन और मार्केटिंग और कंजम्पशन सेंटर खोलते हैं तो हमारा ही फ़ायदा है। और वो कोई भारत का लिए ओवरनाइट प्यार जाग उठा वैसा कुछ नहीं है। सर, आप कुछ हमारे को कोई इंडिकेटर ऐसा बता सकते हैं जिससे आप लोग एसेस करेंगे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए, ताकि इस लार्ज एंड मिड कैप का पैसा हम उस जगह इन्वेस्ट करें? सो कुछ कोई फिलॉसफी फंड की होगी कि या कोई स्ट्रैटेजीज होंगी जिसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स होती है? जो अगर इसका एक ही सिंपल और एकदम साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो ये है कि जहाँ भी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी या जहाँ आपको लगे कि मार्केट बहुत ही बड़ा होने वाला है, उधर एक रूल नक्की है कि वहाँ पे जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर एक्सपोज है वो उसका ग्रोथ आगे बढ़ के बहुत ही बड़ा होने वाला है। उदाहरण के तौर पे अगर हम दो सेक्टर देखें, एक रिन्यूएबल एनर्जी जो आने वाले समय में हमारा सारा 90% के ऊपर शायद हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी कुछ ही आने वालों साल में। शायद 15, 20 या 25 साल में ऑलमोस्ट 90% अपना रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी का विंड और सोलर से भरपाई हो जाएगा। दूसरा एक सेक्टर है डिफेंस, जहाँ काफ़ी कॉर्पोरेट्स ने छोटा छोटा एक्सपोजर लिया था, पर अब जाके वो बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि इसके पहले प्राइवेट सेक्टर को एंट्री नहीं मिली थी, अब जाके प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप भी बनाए जो बना सकते हो वो। तो सबमरीन से लेके एयरक्राफ्ट से लेके, शायद एयरक्राफ्ट को टाइम लगे, पर एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट छोड़ के बाकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया। अभी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, उसमें भी काफ़ी सारे पार्ट्स है जहाँ प्राइवेट सेक्टर उदाहरण के तौर पे एवियोनिक्स है या कुछ कंपोनेंट्स है इंजन्स के वगैरह वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये दो सेक्टर बहुत ही बड़े होने जा रहे हैं और काफ़ी हद तक मार्केट काफ़ी अर्ली था ये दोनों सेक्टर में। हमने देखा कि जिसने अर्ली एक्सपोजर लिया ये दोनों सेक्टर में, उसके कुछ ही क्वार्टर्स में या कुछ ही समय में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी था और बेनिफिट भी मिला। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अभी भी फोमो में जी रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत इन्वेस्टर्स ने पैसा इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई थी। अब मार्केट तो अभी टॉप से थोड़ा सा ही नीचे आई है, तो अब उनके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस है आपके पास, जो इन्वेस्टर्स अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं?
तो क्या ये सही समय है उनको इन्वेस्ट करने का या अभी और वेट करें? FOMO is slightly better than NOMO. Not being invested is not an option. मुझे लगता है कि जो आने वाले 5 या 7 साल है उसमें काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में। नंबर 1 अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है। नंबर 2 अपना इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम होने वाले हैं आने वाले समय में। नंबर 3 हमने काफ़ी रिफॉर्म्स किए, GST हो, आधार हो, वगैरह वगैरह, जो आज वर्ल्ड को लगता है कि हमें भी अपनाना चाहिए। अमेरिका या यूरोप से कोई आता है और देखता है कि पेटीएम पे अब आप 10-15 रुपए का भी पेमेंट कर पा रहे हो, हमारे कंट्री में तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो काफ़ी सारा ये टेक्नोलॉजी बेनिफिट भी मिला है। नंबर 4 अपना डेमोग्राफिक्स काफ़ी फेवरेबल है। नंबर 5 काफ़ी सारे नए क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। यूनिकॉर्न्स है, डिफेंस है, मैंने कहा ऑल्सो टेक्सटाइल्स में ये बांग्लादेश प्रॉब्लम के लिए काफ़ी बिजनेस इधर मूव हो सकता है। मैंने और एक क्षेत्र कहा वो है रिन्यूएबल्स, उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में जो हमें इंडिया को काफ़ी लो कॉस्ट कंट्री सप्लायर माना जाता है। सो काफ़ी सारा बदलाव होने जा रहा है जो हमने पिछले कोई सालों में या कोई दशकों में देखा नहीं था। ऐसा आने वाले समय में चेंजेस होने जा रहा है। सो मेरा मानना है कि ये सब अगर चेंजेस होंगे और अगर अपनी जीडीपी जो अभी 3.5-3.6 ट्रिलियन है वो आने 27-28 में ऐसा अनुमान किया है कि 5 ट्रिलियन हो जाएगी एंड बाय 2030 we will cross about 7 trillion. 7 trillion यानी we will double in 7 years. 7 years मतलब the nominal GDP will grow at 10%. Last 10 years nominal GDP has grown at 13%. So there is no way कि अपनी GDP आने वाले 7 साल में लास्ट 10 साल से स्लोअर ग्रो होगी। कोई कारण अनलेस वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो बात अलग है, हम लोग कोई नहीं रहेंगे इधर। पर अगर ये नहीं होता है तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर 13% से भी करो तो वी विल क्रॉस वन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क कि 2,500-3,000 पर कैपिटा से आने वाले समय में अपना 5,000 पर कैपिटा। हिस्टोरिकली अगर आप कोई भी कंट्री जिसने ये जर्नी ट्रैवल की है उसमें अगर देखे तो अनगिनत इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ है, जैसे कि ट्रैवल है, टूरिज्म है, होटल्स है, कंजम्पशन है, कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, ऑटोमोबाइल्स है, बिल्डिंग्स एंड रियल एस्टेट है, क्लब कल्चर और वगैरह है। इतने सारे इंडस्ट्रीज़ जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में देख लीजिए 20 साल पहले बहुत फर्क आ गया सर, बहुत फर्क आया है। आप एक फ़ोन पे आज वो कर सकते हो जो पहले कभी नहीं किया था। आप 20 साल पहले चेक भरते थे, आप स्लिप लिखते थे, अब यूपीआई होता है 1 सेकंड में। आप बैंक में शायद महीने में एक बार जाते हैं, शायद सर, उससे साल भी में कम, एक बार। शायद उससे भी कम। आज आप म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट ये सब भी मल्टीप्लाई होगा ग्रोथ में। तो मतलब पूरा चिट्ठा बदल जाएगा जो हमने अभी तक नहीं देखा है वो। आज आप कोई भी क्षेत्र में, कोई भी Tier 2 सिटी में भी चले जाइए तो जो कंस्ट्रक्शन लेवल है, जो कंजम्पशन है, वो कोई बड़े शहर से कम नहीं है। आज उधर भी शॉपर स्टॉप है। एग्जाम्पल लेट्स से लातूर Tier 2 सिटी है, पर आज आप सब ब्रांड्स उधर अवेलेबल है। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, शॉपर स्टॉप, वेस्ट साइड, सब कुछ अवेलेबल है। थिएटर्स है, पार्क्स है, इंडस्ट्रियल एरिया है। आज उधर अपने वंदे भारत की ट्रेन्स भी बन रही है। सो एवरीथिंग इज देयर। ये कैसे हो रहा है? अगर हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो ये कैसे होगा? राइट सर। सो मुझे लगता है कि अपने लाइफ टाइम की जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो आने वाले समय में है। हमने तो अभी ट्रेलर देखा है जो अभी तक हुआ है फिल्म भी इन टर्म्स ऑफ
इन्वेस्टमेंट साइकिल इटसेल्फ। दूसरा और बड़ा तफावत ये है कि अगर आप यूएस भी पोस्ट कोविड बढ़ा है, वो भी रिकॉर्ड लेवल्स पे चल रहा है, पर वहाँ जो अगर आप देखें तो जो पूरा उछाल आया है वो मार्केट में, वो एक क्षेत्र पे निर्भर किया है, और वो है आईटी और सेमीकंडक्टर। अगर आप भारत में देखें कि भाई कौन से क्षेत्र हैं, तो स्मॉल कैप बढ़ा है, मिड कैप बढ़ा है, और लार्ज कैप भी बढ़ा है। लार्ज कैप शायद थोड़ा पीछे रह गए, पर सब कुछ बढ़ा है। वो कोई एक क्षेत्र पे निर्भर नहीं था, सब कुछ बढ़ा है। सो अपना इतना ब्रॉड बेस्ड है, और मेरे को लग रहा है कि ये तो ट्रेलर है, आने वाला समय बहुत ही मजबूत रहेगा। बहुत बढ़िया सर। तो ये थे मिस्टर दिमंत शाह ITI लार्ज एंड मिड कैप से हमारे साथ। हम बहुत बेस्ट विशेस देते हैं उनके फंड को सक्सेसफुल होने के लिए। थैंक यू इन्वेस्टर्स। थैंक यू सर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.